38 पे थे, which of the following is not a component of synapse? तो देखो synapse अभी हमने पहले भी डिस्कस किया है. synapse क्या होता है कि जब एक न्यूरॉन किसी एक चीज के साथ जंक्शन बनाना है, it could either be a neuron or some skeletal muscle, तो इस चीज को हम बोलते हैं synapse. अब उसके अंदर क्या होगा, एक प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन है, यानी उस साइनेप्स उस गैप से पहले एक मेम्ब्रेन आती है, उस गैप के बाद एक मेम्ब्रेन आती है. उस सबको हम बोलते हैं पहले वाले को बोलेंगे प्री साइनेप्टिक, बाद वाले को बोलेंगे पोस्ट साइनेप्टिक, और जो दरम्यान में गैप बनेगा दैट विल बी साइनेप्टिक क्लेफ्ट. तो ये अल्फा बीटा एंड डेल्टा ऑल आर अ पार्ट ऑफ साइनेप्स. लेकिन जो चार्ली ऑप्शन सार्कोमेयर है, जो कि उस ऊपर हमने अभी पढ़ा कि दो सक्सेसिव जी लाइंस के दरम्यान के डिस्टेंस को हम बोल रहे हैं, तो दैट इज नॉट ए कॉम्पोनेंट ऑफ साइनेप्स. ठीक है, तो चार्ली ऑप्शन इज करेक्ट वन. 39th में है which of the following is not a symptom of hyperthyroidism? हाइपरथायरॉयडिज्म का मतलब क्या है कि थायराइड हार्मोन की जो प्रोडक्शन है और जो सिक्रीशन है वो इंक्रीज कर गई है. तो थायराइड हार्मोन का काम क्या होता है, उसने मेटाबॉलिक रेट को इंक्रीज करना है. मेटाबॉलिक रेट से इंक्रीज करने से क्या होगा, हीट ज्यादा होगी, स्वेटिंग ज्यादा होगी, नर्वसनेस ज्यादा होगी, लेकिन कॉन्स्टिपेशन तो नहीं कॉज कर रहा वो. अगर आपकी बॉडी के अंदर फंक्शंस मैकेनिज्म ज्यादा, उसकी रेट जो है वो इंक्रीज हुआ है, तो हीट प्रोडक्शन ज्यादा है, स्वेटिंग इंक्रीज करी है, क्योंकि नर्वस कंट्रोल क्या है, एक्टिविटी वो भी इंक्रीज करेगी, नर्वसनेस प्रोड्यूस होगी, लेकिन कॉन्स्टिपेशन इज नॉट अ इफेक्ट या नॉट अ सिम्टम ऑफ हाइपरथायरॉयडिज्म. तो 39 इज डेल्टा. 40th MCQ is action potential of cardiac muscle cannot be compared to skeletal muscle because of following reason. अब cardiac muscle का action potential different है skeletal muscle से, क्यों? पहला वो कह रहा है कि it follows all or none principle. ठीक है, दोनों के लिए ठीक है वो तो. बीटा में क्या है, action potential is caused by opening of voltage gated sodium channel. ठीक है, cardiac muscle में additional calcium channels भी होते हैं, लेकिन वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल्स तो हैं ही हैं. तो दोनों को हम कंपेयर तो कर सकते हैं, लेकिन किस चीज से नहीं कर सकते. चार्ली ऑप्शन इज इट एग्जिबिट्स प्लेट्यू फेज. स्केलेटल मसल में क्या होता है कि एक थ्रेशोल्ड पोटेंशियल अचीव हुआ, डीपोलराइजेशन होगी, पीक अचीव होगी, रीपोलराइजेशन, हाइपरपोलराइजेशन, अगेन साइकिल स्टार्ट. ये एक जनरल स्केलेटल मसल का काम है. लेकिन अगर हम कार्डियक मसल की बात करें तो पहले क्या होगा, डीपोलराइजेशन हुई, पीक पे जब पहुंचे उसके बाद एक बिल्कुल एक प्लेट्यू फेज आएगा. प्लेट्यू फेज यहाँ पे रेस्ट हो रहा है, वहां पे मजीद एक दोबारा एक वेव आके उसको कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकती. एक प्लेट्यू फेज है और उसके बाद दोबारा रिपोलराइजेशन होगी. उस प्लेट्यू फेज का सिग्निफिकेंस क्या है कि हार्ट मसल्स स्पेस्टिकली कॉन्ट्रैक्ट ना करें. ठीक है, एक मसल के ऊपर उनकी मसल ट्विचिंग ना होना शुरू हो जाए, तो इसीलिए वहां पे एक प्लेटो फेज बनता है. यही वजह है कि कार्डियक और स्केलेटल मसल के जो एक्शन पोटेंशियल है वो डिफरेंट होता है, सो हम कंपेयर इस वजह से नहीं कर सकते. ठीक है, तो चार्ली ऑप्शन इज द करेक्ट वन. 41 में क्या कह रहा है कि which of the following is considered to be universal donor? ये हम लोग एफएससी से पढ़ते आ रहे हैं. यूनिवर्सल डोनर कौन होता है, ओ नेगेटिव. यूनिवर्सल एक्सेप्टर कौन होता है, ए बी पॉजिटिव. यानी ए बी पॉजिटिव वो ब्लड ग्रुप है जिसको कोई भी ब्लड जो है वो हम डोनेट कर सकते हैं, और ओ नेगेटिव वो ब्लड है जो कि हर किसी को डोनेट तो कर सकता है लेकिन एक्सेप्ट नहीं कर सकता, वो सिर्फ ओ नेगेटिव ही एक्सेप्ट करेगा. तो क्या है कि यूनिवर्सल डोनर इज ओ नेगेटिव, और दूसरा पॉइंट इज यूनिवर्सल एक्सेप्टर इज ए बी पॉजिटिव. तो 41st का है बीटा ऑप्शन. अच्छा जी, 42nd एमसीक्यू आपके पास है, द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन इज नॉट अफेक्टेड बाय. डिफ्यूजन एक सिंपल सा मैकेनिज्म है जो कि हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं जी. एक जगह पे हायर कंसंट्रेशन है, वहां से पार्टिकल्स मूव करना है टुवर्ड्स द लोअर कंसंट्रेशन. परफ्यूम की एग्जांपल देते हैं सब. आपने रूम के कॉर्नर पे अगर स्प्रे किया है तो उसकी जो खुशबू है वो पूरे रूम में फैल जाएगी, तो वो हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में जा रहा है. मेम्ब्रेन में भी ये होता है कि एक जगह अगर किसी भी आयन की कंसंट्रेशन ज्यादा है तो वो वहां से लो कंसंट्रेशन की तरफ मूव करना शुरू करता है. दिस प्रोसेस डिफ्यूजन. अब अल्फा ऑप्शन में लिखा हुआ है कंसंट्रेशन डिफरेंस. जी ये इफेक्ट करता है. अगर एक जगह पे किसी चीज की कंसंट्रेशन ज्यादा है वहां से मूव करेगा लो कंसंट्रेशन की तरफ. दूसरा है मेम्ब्रेन इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल. जी अगर इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल जनरेटेड है वहां पर, वो भी मूवमेंट ऑफ आयंस कॉज करेगा, तो डिफ्यूजन को इफेक्ट करता है.
प्रेशर डिफरेंस भी मूवमेंट की जो है वो क्या कहते हैं आइंस की मूवमेंट उसको इफेक्ट करेगा, तो वो डिफ्यूजन को भी इफेक्ट करेगा। लेकिन डेल्टा ऑप्शन क्वांटिटी ऑफ डिफ्यूजिंग सब्सटेंसेस, अगर क्योंकि देखो कंसंट्रेशन डिफरेंस अगर एक जगह पे कंसंट्रेशन उसकी ज्यादा है एक जगह पे कम है तो करेगा। अब बाहर अगर मैं उसकी कंसंट्रेशन उसकी जो क्वांटिटी है उसको डिफ्यूजिंग सब्सटेंस को बढ़ा दूं या कम कर दूं उससे फर्क नहीं पड़ेगा। अगर तो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट बना हुआ है तो ग्रेडियंट इफेक्ट करेगा, लेकिन उसकी अगर सिंगल एक चीज की क्वांटिटी में कह रही हूँ तो वो उसको इफेक्ट नहीं करेगा। तो डेल्टा इज द करेक्ट ऑप्शन कि क्वांटिटी ऑफ डिफ्यूजिंग सब्सटेंस डज नॉट इफेक्ट डिफ्यूजन। ये अगर किसी बच्चे को समझ नहीं आया कॉन्सेप्ट तो दोबारा, कि सिर्फ कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट इफेक्ट करता है यानी एक डिफरेंस इफेक्ट करता है, हाल ही उसकी क्वांटिटी इफेक्ट नहीं करेगी। तो इसका ऑप्शन डेल्टा इज करेक्ट वन। अच्छा, नेक्स्ट इज 43rd इज द इंक्रीज इन साइज ऑफ एंटायर हार्ट इज एन एग्जांपल ऑफ, कि अगर पूरे का पूरा हार्ट जो है वो उसका साइज इंक्रीज हो गया है तो ये किस चीज की एग्जांपल है? इट इज एन एग्जांपल ऑफ हाइपरट्रफी। हाइपरट्रफी और हाइपरप्लेजिया में क्या फर्क होता है? हाइपरट्रफी जो आपका अल्फा ऑप्शन है इसमें साइज ऑफ सेल इंक्रीज करेगा। बीटा ऑप्शन हाइपरप्लेजिया में नंबर ऑफ मसल जो फाइबर्स हैं मसल फाइबर्स इंक्रीज उनका नंबर इंक्रीज करेगा। चार्ली ऑप्शन में एट्रोफी है। एट्रोफी में क्या होता है? डीजनरेशन हो जाती है मसल या किसी भी टिश्यू की डीजनरेशन शुरू होती है। तो अगर इन मैं ओवरऑल साइज इंक्रीज करने की बात कर रही हूँ दैट इज हाइपरट्रफी। और जो डेल्टा ऑप्शन में मेटाप्लेजिया है, मेटाप्लेजिया में क्या होता है? एक आप कॉन्सेप्ट देखो कि एक ऑलरेडी डिफरेंशिएटेड सेल है कहीं पर, उसकी जगह कोई और डिफरेंशिएटेड सेल सेल जो है वो उसकी जगह ले ले, तो इस चीज को मैं बोलूंगी मेटाप्लेजिया। इसकी एग्जांपल आप ऐसे समझ सकते हो कि एक जगह पे अगर फाइब्रस टिश्यू है वो कन्वर्ट हो जाए बोन के अंदर, तो फाइब्रस टिश्यू भी एक डिफरेंशिएटेड सोमेटिक सेल था जो कि कन्वर्ट हो गया बोन के अंदर। इस मैकेनिज्म को मेटाप्लेजिया बोलते हैं। लेकिन जो क्वेश्चन में उसने पूछा है कि अगर साइज इंक्रीज कर रहा है हार्ट का, तो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ हाइपरट्रफी। ठीक है, अल्फा इज द करेक्ट ऑप्शन। अच्छा जी, 44 इज फेरिंजियल स्टेज ऑफ swallowing डज नॉट इन्वॉल्व, क्या चीज इन्वॉल्व नहीं करता? जब आप कोई चीज swallow करते हो तो उसकी दो स्टेजेस हैं, एक इनवॉलंटरी होती है एक वॉलंटरी होती है। पहले वॉलंटरी आएगी फिर इनवॉलंटरी। वॉलंटरी में क्या है कि आपकी जो टंग है वो खुद फूड को है पीछे की तरफ धक्का देगी, और आगे जब इनवॉलंटरी swallowing शुरू होगी क्या होगा कि खुद ब खुद जो है वो फूड पीछे की तरफ मूव करना शुरू कर देगा। तो फेरेंक्स में क्या होता है? सबसे पहले आपका सॉफ्ट पैलेट अपवर्ड मूव करता है, फिर पैलेटोफरेंजियल फोल्ड जो है वो मीडियली मूव करते हैं, वोकल कॉर्ड अप्रोक्सीमेट करेंगे पास आएंगे, और लेरिंक्स जो है वो अपवर्ड मूव करेगा। ठीक है, और इससे ओपनिंग हो जाएगी। तो क्या चीज इन्वॉल्व नहीं हो रही वो कह रहा है? तो अल्फा ऑप्शन स्ट्रॉन्ग अप्रोक्सीमेशन ऑफ वोकल कॉर्ड्स होती है। बीटा वॉलंटरी मूवमेंट, वॉलंटरी नहीं होती, फेरेंक्स के अंदर इनवॉलंटरी मूवमेंट होती है, तो बीटा आपका आंसर है। चार्ली में क्या है? क्लोजर और पोस्टीरियर नेरिस जो आपके नोस्ट्रल्स हैं पोस्टीरियर वाले वो बंद हो जाएं, वो जी हो जाते हैं। और डेल्टा में क्या है कि अपवर्ड मूवमेंट ऑफ लेरिंग्स तो वो भी होती है। तो बीटा इज योर आंसर, क्योंकि इनवॉलंटरी मूवमेंट ऑफ बोलस हो रही होती है फेरिंग्स के अंदर, इट इज नॉट वॉलंटरी। Last MCQ is which of the following organelle contains catalases and oxidases? Easiest answer, easiest question, बीटा इज द राइट आंसर। पेरोक्सिसोम ये एक ऐसा ऑर्गेनेली है जिसके अंदर बेसिकली डिफरेंट एंजाइम्स होते हैं जो कि पेरोक्सिसोम्स पेरोक्साइड से रिलेटेड है, तो इसके अंदर ही कैटालेजेस एंड ऑक्सीडेजेस आते हैं। तो 45th का आंसर इज बीटा। तो आज हमने 45 MCQs ही डिस्कस करने थे। किसी बच्चे को कुछ समझ ना आई हो तो ठीक है, ओ बल्कि मुझसे पूछ ले ठीक है से अगर नहीं समझ आई तो मैम पूछ। फर्स्ट 5 एमसीक्यूज दोबारा करवा दूँ, मैं एंड पे आई थी। ठीक हो। अब देखो फर्स्ट क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रेफर टू एज इंटरनल एनवायरनमेंट। मैंने बताया था हमारी बॉडी का 60% जो कंटेंट है दैट इज फ्लूइड। एक बॉडी के बाहर का एनवायरनमेंट है, जैसे आपका भी बैठे होकर बाहर का एनवायरनमेंट क्या है? आपका रूम, हवा, ये सब चीजें आपका बाहर का एनवायरनमेंट है। एक आपका बॉडी के अंदर का एनवायरनमेंट है। तो अंदर के एनवायरनमेंट में आप ये भी कंसीडर कर सकते हो, शायद आपके दिमाग में आ सकता है शायद सेल के अंदर की बात हो रही है, सेल के बाहर की बात हो सकती है। तो जब मैं इंटरनल एनवायरनमेंट ऑफ बॉडी कहूंगी तो आपके बॉडी के अंदर और सेल के बाहर जो एनवायरनमेंट है, जो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है, उसकी बात हो रही होती है, जिसका मेजर कंटेंट वाटर होता है। इसके अंदर सॉल्ट्स भी होते हैं, कुछ हार्मोन्स होते हैं, एंजाइम्स होते हैं, तो ऐसा कंटेंट होता है। तो इसका आंसर वाज डेल्टा, कि एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड आपका जो है वो इंटरनल एनवायरनमेंट है।
सेकंड एमसीक्यू में उसने पूछा था कि कौन सी ऐसी चीज है जो कि आपके एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड वॉल्यूम से रिलेटेड नहीं है, उसको मेंटेन नहीं कर तो रही। मैम सेल के अंदर जो होगा उसको क्या कहेंगे? इंट्रा सेलुलर इन्वायरमेंट, हम उसको उसका पर्टिकुलर नेम दे रहे हैं, लेकिन हमारे अंदर की इन्वायरमेंट, हमारा इंटरनल इन्वायरमेंट इज एक्स्ट्रा सेलुलर, क्योंकि उसी के अंदर वो सारे कंटेंट्स हैं जो कि हमें जिंदा रहने के लिए चाहिए, हमारे सेल्स को जिंदा रहने के लिए चाहिए। ओके ठीक है, मैम। ठीक है। अच्छा, सेकंड में कौन सी चीज है जो कि एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड वॉल्यूम को मेंटेन करने में इन्वॉल्व नहीं है? यूरिनरी सिस्टम। हमने देखा कि अगर बॉडी के अंदर वाटर कंटेंट ज्यादा है तो डाइल्यूट और लार्ज अमाउंट ऑफ यूरिन प्रोड्यूस हो रहा है, अगर कम है तो कंसंट्रेटेड और स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिन प्रोड्यूस हो रहा है, यूरिनरी सिस्टम इन्वॉल्व हो गया। एंडोक्राइन सिस्टम में अगेन कि बहुत सारे हार्मोन्स जैसे एडीएच है, एल्डोस्टेरोन है, ये सारे हार्मोन्स क्या करते हैं, आयंस की कंसंट्रेशन को और वाटर की कंसंट्रेशन को बैलेंस कर रहे होते हैं। कोई कंसंट्रेशन जो कोई आयंस की मूवमेंट को इन्वर्ट कर रहा है, यूरिन में एक्सक्रीट कर रहा है, कोई रीअब्सॉर्ब कर रहा है, तो एंडोक्राइन सिस्टम इज रिलेटेड टू मेंटेनिंग योर फ्लूइड वॉल्यूम। डाइजेस्टिव सिस्टम में भी हमने कहा कि अगर हम खाना खा रहे हैं, पानी इंटेक किया है और हमारी बॉडी के अंदर पानी का वॉल्यूम ऑलरेडी ज़्यादा है, फ्लूइड वॉल्यूम ऑलरेडी ज़्यादा है, तो फीसिस के थ्रू भी पानी जो है वो एक्सक्रीट कर दिया जाता है। इसके बरक्स अगर हम कहीं कंजर्व करना है तो फिर वो भी जब लार्ज इंटेस्टाइन में वाटर की रिजॉर्प्शन हो जाती है तो इट इज़ ऑल्सो रिलेटेड टू मेंटेनिंग योर ब्लड फ्लूइड, योर एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड वॉल्यूम। लेकिन रिप्रोडक्टिव सिस्टम इज नॉट इन्वॉल्व, उसका बिल्कुल अलग काम है, दैट इज रिलेटेड टू जो डेवलपमेंट ऑफ सेक्सुअल कैरेक्टर्स हैं या सेक्सुअल एक्टिविटीज उनसे रिलेटेड है, तो उसका पानी या फ्लूइड वॉल्यूम से कोई रिलेशन नहीं है। थर्ड हमने कहा कि एवरेज यूरिनरी आउटपुट कितना होता है? यूरिनरी आउटपुट इन जनरल 1.5 लीटर्स है, ठीक है। अच्छा, ये एक और मजे की बात कि इन जनरल अगर मैं बात करूं कि नॉर्मली कितना है 1.5, लेकिन अगर आप बहुत कम पानी पी रहे हो तो इट कुड ड्रॉप टू 0.5 लीटर्स पर डे। अगर आप बहुत ज्यादा पानी इंटेक कर रहे हो तो इट कैन ऑल्सो इंक्रीज अप टू 20 लीटर्स पर डे विच इज ग्रेट अमाउंट। तो जनरल 1.5, कम से कम ये 0.5 भी हो सकता है और ज्यादा से ज्यादा 20 लीटर्स पर डे भी हो सकता है, डिपेंड्स ऑन अमाउंट ऑफ इनटेक ऑफ वाटर। ठीक है, तो चार्ली ऑप्शन वाज करेक्ट, 1.5 लीटर्स। फोर्थ एमसीक्यू वाज अबाउट कैटरेक्ट, के एक ओल्ड मैन है, उसको डायग्नोस हुआ है मोतिया कैटरेक्ट है, तो वो क्या सोचेगा अपनी कैटरेक्ट के बारे में? तो हमने कहा कैटरेक्ट बेसिकली एक ऐसी कंडीशन है जहाँ पे बाय द टाइम, बाय द एज, आपकी लेंस की प्रोटीन जो है वो डीनेचर करेंगी, वो कोएगुलेट करके एक ओपेक सा स्ट्रक्चर बना देंगी आपकी लेंस के सामने, इसको बोलते हैं कैटरेक्ट। तो ये बाय द टाइम होता है, बाय द एज होता है, तो अल्फा ऑप्शन इज कि कॉन्सिक्वेंस ऑफ एजिंग, कि एज के साथ, एज की बीमारी है कि बाय द एज ये बीमारी जो है वो हमें आ गई है। इसका रिमूवल बेसिक हो जाता है कि सर्जरी होती है, वो जो ओपेक सब्सटेंस है उसको रिमूव, ओपेक लेंस है उसको रिमूव करके एक प्लास्टिक का आर्टिफिशियल लेंस जो है वो इम्प्लांट कर दिया जाता है रिमूव लेंस की जगह। तो इट इज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ एजिंग, अल्फा वाज द करेक्ट ऑप्शन। और फिफ्थ जो आप एमसीक्यू कह रहे हो उसमें क्या है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट सीमन? सीमन के बारे में कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है? तो एवरेज पीएच इज 5 लिखा हुआ है विच इज इनकरेक्ट, एवरेज पीएच होती है 7.5। इट इज स्लाइटली एल्कलाइन, और एल्कलाइन होता क्यों है कि इसके अंदर ना बहुत सारी सिक्रीशंस होती हैं, जैसे हम कहें कि प्रोस्टेट ग्लैंड से भी होती हैं सिक्रीशन, म्यूकस ग्लैंड से होती हैं। तो जो आपको प्रोस्टेट ग्लैंड और म्यूकस ग्लैंड है वो इसको एक मिल्की अपीयरेंस भी देता है और इसके साथ साथ एल्कलाइन उसको जो है वो पीएच भी कर देता है, तो 7.5 उसकी पीएच रहती है। इसके अलावा जो बाकी तीन ऑप्शन थी दैट वर करेक्ट, कि एवरेज क्वांटिटी इज 3.5 ml विच इज करेक्ट, हर ml के अंदर 120 मिलियन स्पर्म्स होंगे विच इज करेक्ट, और थर्ड जो लास्ट है ऑन एवरेज 80% स्पर्म्स आर परफेक्टली नॉर्मल एंड मोटाइल, दिस स्टेटमेंट इज आल्सो करेक्ट। तो बाकी तीन करेक्ट थी, लेकिन पीएच इज 7.5, वो एसिडिक नहीं होता, वो बेसिक होता है, ये चीज आपने याद रखनी है। ठीक है, इसके अलावा और किसी बच्चे का कोई क्वेश्चन? थैंक मैम यू ये मैम। एमसीक्यू प्लीज शेयर कर दीजिएगा। चलिए ठीक है, मैं कर देती हूँ। ठीक है, ओके फिर मैम। मैं मीटिंग एंड कर रही हूँ।